नमस्कार दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, आज डेट है 1 जून। तो देखते हैं आज के द इंडियन एक्सप्रेस में क्या है डिस्कस करने के लिए। देखिए, पहले हम देखेंगे एक्सप्लेन पेज। तो एक्सप्लेन पेज में आज पहला आर्टिकल बात कर रहा है, अभी एक नया स्पेस एक्सप्लोरेशन देखने को मिला है, जिसमें जो स्पेस एक्स कंपनी है उसने नासा के 2 एस्ट्रोनॉट को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लैंड कराया है। तो उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखिए, ये जो हार्ट सर्जरी वगैरह के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है कि किस तरीके से अभी बाकी सर्जरीज को डिले किया जा रहा है, क्योंकि कोविड में जितने भी दूसरे कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोग हैं या फिर अब सर्जरीज करा के कोविड के इन्फेक्टिव हैं, अगर इन्फेक्शन है तो ज़्यादा चांसेस है डेथ की। इसलिए ये आर्टिकल्स काफ़ी आजकल आ रहे हैं कि किस तरीके से जो सर्जरीज हैं, जो दूसरी ट्रीटमेंट्स हैं, उनको डिले करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। और ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहा है कि किस तरीके से जो LAC में इशू चल रहा है भारत और चाइना के बीच में, ये वाला आर्टिकल उसके ऊपर आया है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले देखते हैं ये जो है कभी रिसेंट इंसिडेंट देखने को मिला है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, एक नया आ रहा है। ठीक है। तो अभी देखने को मिला जो स्पेस एक्स कंपनी है एलॉन मस्क की, ठीक है, जो USA में बेस है, उन्होंने भी क्रू ड्रैगन इससे अपना एक, आप कह सकते हो, लैंड कराया है 2 नासा के एस्ट्रोनट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ठीक है। मार्किंग द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विद प्राइवेट कोलैबोरेशन। ये प्राइवेट कोलैबोरेशन के साथ पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। अब ये बताता है कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में प्राइवेटाइजेशन काफ़ी बढ़ सकता है, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी ऐसे लोग हैं, अब मिल के काम करने की एक नई राह देखने को मिल रही है इसमें। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 400 किलोमीटर अबोव दी अर्थ पाया जाता है। और जो 2 नासा के एस्ट्रोनॉट गए हैं उनका नाम क्या है, रॉबर्ट बैनकन एंड डॉगलस हर्ली। ये 2 नासा के एस्ट्रोनॉट हैं जो अभी गए हैं क्रू ड्रैगन बिल्ड बाय स्पेस एक्स। ठीक है। इस, आप कह सकते हो, स्पेसशिप से गए हैं वो, जो एलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, जो टेस्ला मोटर्स की भी मालिक हैं। ठीक है। उनकी कंपनी है। और ये कंपनी न्यू एज ऑटोमोबाइल्स पे, यानी नए नए तरीके के इन्वेंशन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में, और किस तरीके से स्पेस को एक्सप्लोर करना है उसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। और कौन सी रॉकेट से गए हैं, तो Falcon 9 इस रॉकेट से गए हैं। और ये फ्लोरिडा लॉन्च फैसिलिटी, फ्लोरिडा में जो USA में फ्लोरिडा है वहाँ पे लॉन्च फैसिलिटी था, उसको यूज़ करके गए हैं। ठीक है। अब देखिए, मिशन मिशन वॉज नेम डेमो 2। ठीक है। डेमो 2 नाम मिशन का रखा गया है। और टेस्ट, ये एक टेस्ट फ्लाइट देखा जा रहा है, और बोला जा रहा है कि इन फ्यूचर ऐसे बहुत से आपको फ्लाइट्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्टार्ट है, ऐसा कहा जा सकता है। अब बताया जा रहा है व्हाट इज़ द बिग डील। तो इसमें बिग डील क्या है, तो इसमें देखिए, अभी जो नासा है उसके पास 5 फ्लीट ऑफ स्पेसशिप थी, जिसमें से जो नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम है, ठीक है, उसके तहत नासा के पास 5 स्पेसशिप थी। तो उसमें से 2 खराब हो गए हैं, 3 ही बचे हैं। ठीक है। तो अभी नासा कुछ लॉन्च नहीं कर पाया था, तो अभी इसने स्पेस एक्स के साथ मिलकर ये चीज़ करके दिखाई है। ठीक है। और इसमें एग्जांपल भी दिए हैं किस तरीके से 2 ऑफ विच वर डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट। जो 2 डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो नासा के पास 5 थे उसमें से 2 डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसमें एक 1986 में डिस्ट्रॉय हुआ था, चैलेंजर था। और जो कोलंबिया था 2003 में, वो डिस्ट्रॉय हुआ था। ठीक है। और 2003 वाले में जो भारतीय मूल की कल्पना चावला थी एस्ट्रोनॉट, वो उनका भी जो एक्सीडेंट हो गया था इसी 2003, जो कोलंबिया स्पेसशिप थी, ठीक है, उसी में उनकी भी, आप कह सकते हो, एक्सीडेंट हो गया था। तो इसके बाद से डिसाइड कर दिया गया था कि जो स्पेस शटल प्रोग्राम है नासा का, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक चीज़ देखने को मिली थी। और जो बचे हुए 3 स्पेसशिप जो बचे हुए हैं, ठीक है, उनके नाम क्या थे, डिस्कवरी है, एटलांटिस है, एंडिवेयर है। तो ये अभी बचे हुए हैं। और इसमें बात की जा रही है रशिया का, तो रशिया का भी इसमें एक ये एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है कि उसकी भी मदद से बहुत बार नासा ने काम करने की कोशिश की है कि वो स्पेस में जाएगा और चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लोर करेगा स्पेस को। ठीक है। तो अभी न्यू अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस इज एक्सपेक्टेड टू बी चीपर। तो अभी जो ये नया ऑप्शन मिला है स्पेस एक्स के साथ, वो काफ़ी चीपर देखने को मिल रहा है, बिसाइड ऑफरिंग द कंफर्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम होम सॉइल। और ये उनकी होम सॉइल भी है, क्योंकि USA में ही नासा भी है, और एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो भी नासा में ही है। तो ये उनके लिए काफ़ी चीपर देखने को मिलेगा, और जो फॉरेन की कंट्री है उनके ऊपर डिपेंडेंसी इनकी काफ़ी कम होगी। ठीक है। और बात बताई जा रही है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन सो फार, तो अभी तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन काफ़ी कम देखने को मिलता था, लेकिन इससे पहले भी कुछ कंपनियों ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन दिखाया है। ऐसी बात नहीं है कि स्पेसएक्स ने पहली बार ही पहली कंपनी निकल के आई है जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन दिखा रही है, लेकिन जो स्पेस एक्स है वो एक काफ़ी, आप कह सकते हो कि, प्रसिद्धि हासिल कर रही है। और अभी इस बारे में अभी इसरो भी हो सकता है सोच सके। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, जैसे स्पेस एक्स है, बोइंग है, तो वर्जिन गैलेक्टिक है। तो ये सब कुछ प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं जो स्पेस मिशन के ऊपर काम करती हैं।
अब विंडोज़ टू द फ्यूचर की बात की गई है तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा जो आप कह सकते हो कि पब्लिक प्राइवेट मिलकर काम किया जा सकता है। इस तरीके के स्पेस प्रोग्राम्स और भी देखने को मिल सकते हैं और ज़्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक चीज़ अभी देखी हमने किस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अभी क्रू ड्रैगन से जो भी एक मिशन लॉन्च इस फ्लाइट से गए हैं और वहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉट्स ने लैंड किया है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं एलएसी वाले मैटर पे कि एलएसी वाले में और क्या आज डिटेल है। इसको तो हम काफ़ी इस वीक में हमने काफ़ी बार देखा है, वेयर इट इज़ लोकेटेड एंड वेयर इंडिया एंड चाइना डिफर। तो थोड़ी और डिटेल में यहाँ पर आज बात बताई गई है। तो देखिए बोला गया है व्हाट इज़ दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी है क्या, इसके बारे में बात बताई जा रही है। तो देखिए इंडिया के हिसाब से ये 3488 किलोमीटर की लाइन है और चाइना इसको 2000 किलोमीटर का ही मांगता है। और वहाँ पर 3 सेक्टर है, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि किस तरीके से पूरे पोर्शन को, जो लद्दाख वाला रीजन है उसको आप कह सकते हो कि वेस्टर्न सेक्टर, और जो हिमाचल और उत्तराखंड वाला रीजन है उसको मिडल सेक्टर में है, और जो अरुणाचल और सिक्किम वाला रीजन है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि ये कहता है ईस्टर्न सेक्टर। इस तरीके से ये सेक्टर्स में डिवाइड है। और सबसे ज़्यादा मतभेद कहाँ पर है तो ये वेस्टर्न वाले सेक्टर में यानी लद्दाख वाले सेक्टर में। और जो ईस्टर्न सेक्टर और मिडल मिडल सेक्टर है वहाँ पर इतनी तनातनी रहती नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जो अरुणाचल वाला रीजन है वहाँ पर भी जो चाइना है वो पोर्शन क्लेम करता है। जो तवांग वैली वाला रीजन है उसको चाइना कहता है कि वो तिब्बत का पार्ट है। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट काफ़ी जगहों पर है। अब देखिए डिसएग्रीमेंट की यहाँ बात बताई जा रही है तो मैकमोहन लाइन है। तो चाइना और भारत के बीच में जो अरुणाचल वाले पोर्शन है वो सब एरिया को क्या कहा जाता है, जो डिमार्केट करता है तो उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो माइनर डिस्प्यूट तो वेस्टर्न आप कह सकते हो जो मिडल और ईस्टर्न वाले सेक्टर में है, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर है जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पर मेजर डिस्प्यूट देखने को मिलता है दोनों ही पार्टियों के बीच में। और देखिए ये जो डिमार्केशन ऑफ दी एलएसी है ये ऐसा नहीं है कि कुछ रीसेंट बात है, काफ़ी पहले से कराया जा रहा है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी तरफ से चाइना की तरफ से जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे जाऊ एनलाइन और भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू 1959 में इसके ऊपर आप कह सकते हो काम किया था कि डिमार्केट करना है हमें भारत और चाइना के बीच की लाइंस को। ठीक है, तो ये काफ़ी पहले से प्रोसेस चला आ रहा है। और यहाँ पर एक किताब की बात बताई गई है जो शिवशंकर मेनन जी उन्होंने अपनी किताब चॉइस इनसाइड मेकिंग ऑफ द इंडिया जिसमें बताया है कि किस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी दैट एलएसी वॉज डिस्क्राइब ओनली इन जनरल टर्म ऑन द मैप एंड नॉट टू स्केल बाय द चाइनीज। ठीक है, तो मैप में सिर्फ जनरल टर्म में दिखाया गया था एलएसी। इस तरीके से यहाँ पर इस किताब में बताया गया है। और 1962 के वॉर की बात की गई है जिसमें चाइनीज़ ने क्लेम किया था कि विड्रॉ कर लिया उन्होंने 20 किलोमीटर वो दूर चले गए हैं एलएसी से। ठीक है, तो फिर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जाऊ एनलाइन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एलएसी अगेन वापस से बनाई जाए आफ्टर दी वॉर। ठीक है, इनटू अनदर लेटर टू द नेहरू। तो नेहरू साहब को उन्होंने दोबारा से लेटर लिखा कि हम 20 किलोमीटर अपनी लाइन से अंदर की तरफ आ गए हैं तो हमें दोबारा से एलएसी के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर नेहरू नाराज़ हो गए तो उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप वॉर हुई है तो आप लोग अंदर चले गए हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। अब आगे बताया जा रहा है व्हाट डज इंडियाज रिस्पॉन्स टू चाइनाज डेजिग्नेशन टू एलएसी। तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है चाइना के डेजिग्नेशन के ऊपर कि चाइना जो क्लेम कर रहे हैं। तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है कंसेप्ट ऑफ एलएसी इन बोथ, जो 1959 का था और 1962 का था, दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1962 के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो 20 किलोमीटर दूर चले गए हैं तो उसको भी रिजेक्ट किया है भारत ने। ठीक है, अब देखिए जो वेगनेस ऑफ द चाइनीज डेफिनेशन है लेफ्ट इट ओपन फॉर चाइना टू कंटिन्यू इट्स क्रीपिंग अटेम्प्ट टू चेंज द फैक्ट ऑन द ग्राउंड बाय मिलिट्री फोर्स। ठीक है, तो चाइना ने जो है उसने बराबर से क्लेरिफाई कर नहीं रखा है कि लाइन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक वेगनेस दिखाता है और चाइना कभी भी कहता है कि ये वाला पर्टिकुलर हमारा है या फिर और अंदर तक चले आता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिमार्केशन रहेगा तभी जाके ये वेगनेस खत्म हो सकती है। अब व्हेन डिड द इंडिया एक्सेप्टेड द एलएसी की बात की जा रही है कि इंडिया ने भारत ने कब एक्सेप्ट किया है एलएसी को। तो श्याम सरन जी की किताब है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, इसमें बताया है कि एलएसी वॉज डिस्कस ड्यूरिंग द चाइनीज प्रीमियर ली पैंग 1991। ठीक है, 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे तब बात हुई थी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर में टू अंडरस्टैंड द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द एलएसी। ठीक है, यानी शांति रखने की बात दोनों के बीच में हुई थी 1991 में। और व्हाई डिड इंडिया चेंज इट्स स्टांस ऑन दी एलएसी ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत का भी क्या चेंजेस आया है मत में। ठीक है, तो इंडिया एंड चाइनीज़ पेट्रोल मोर फ्रिक्वेंट वहाँ पे होते रहते हैं, इसलिए अभी वहाँ पर एक आप कह सकते हो कि
मुठभेड़ काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, अब हम देखते रहते कि खबर आते रहती कि आज ये हुआ, कल ये हुआ। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिमार्केशन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके शांति देखने को मिल सकती है। और 1988 में राजीव गांधी ने भी विजिट किया था बीजिंग के ऊपर, ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बात की जा सके। अब हाउ इंडिया एंड चाइना एक्सचेंज देयर मैप्स ऑफ एलएसी, इसकी बात की जा रही है कि दोनों ने मैप के ऊपर क्या काम किया है। तो जो मिडल सेक्टर वाला पोर्शन है, यानी कि उत्तराखंड और, अब देखिए आगे बात की जा रही है कि जो एलएसी है, क्या वो डिमार्केट करता है, क्या वो क्लेम जो लाइन है वो बोथ दी कंट्रीज़ के लिए है। तो देखिए इसमें भारत कहता है कि जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया जो मैप बनाता है हम उसको ही फॉलो करते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं अक्साई चीन वाला इलाका भी और जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका भी है। ठीक है, उन दोनों को हमारा सर्वे ऑफ इंडिया हमारे मैप में दिखाता है और हम उसी को फॉलो करते हैं, ऐसा भारत का कहना है। ठीक है, और जो चाइना है वो देखिए ईस्टर्न सेक्टर में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अरुणाचल में जो तवांग वाला रीजन है उसको वो साउथ तिब्बत में मानता है। तो इस तरीके से दोनों के अपने अपने विचार हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, अब देखिए बट वाई आर दिस क्लेम लाइन कंट्रोवर्शियल इन लद्दाख, तो लद्दाख में इनकी कंट्रोवर्सी क्यों है। तो देखिए शिमला अग्रीमेंट की बात की गई है, ऑन मैकमोहन लाइन वॉज साइन इन द ब्रिटिश इंडिया और अक्साई चीन इन द लद्दाख प्रोविंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो ब्रिटिश इंडिया थी तब साइन किया गया था जो शिमला एग्रीमेंट है ऑन दी मैकमोहन लाइन। ठीक है, तब साइन किया गया था। तो उसकी यहाँ पे बात की गई है कि जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, ऑल्दो इट वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। तब इसके ऊपर लाइन के ऊपर काम किया गया था। ठीक है, ये बात अभी बताई जा रही है। दस द ईस्टर्न बाउंड्री वॉज वेल डिफाइंड इन दी 1914 में जो ईस्टर्न बाउंड्री उसको वेल डिफाइन कर गई थी, लेकिन जो वेस्ट वाली बाउंड्री है, वेस्ट इन दी लद्दाख, इट वाज नॉट। तो जो लद्दाख की बाउंड्री है वो इतनी अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं की गई थी, इसलिए वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी मतभेद है दोनों ही राष्ट्रों के बीच में, इसलिए विवाद होते रहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, कैसा कि उस समय पे उन्होंने भी दो नक्शे लेकर आए थे, तो उनकी तरफ से भी वेगनेस दिखाई गई थी कि क्लियरिटी एलएसी के ऊपर नहीं दिखाई गई थी। ठीक है, और इसी को लेकर हमने 1962 में जो वॉर देखा था उसमें इसका भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो कि पार्ट था ये एलएसी वाला इशू। अब हाउ इज़ एलएसी डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तान, तो जो एलओसी हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, उसमें फ़र्क क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए एलओसी जो है वो 1948 में एमर्ज किया गया था। ठीक है, कश्मीर वॉर के बाद, और इसने इसमें यूएन का भी इनिशिएटिव था, ऐसा नहीं कि ये दोनों ही भारत और पाकिस्तान ने मिलकर काम कर लिया है। और इसमें 1972 के शिमला एग्रीमेंट का भी रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एलएसी है इन कॉन्ट्रास्ट इज ओनली कंसेप्ट, और जो एलएसी वो सिर्फ कंसेप्ट है, वास्तविकता नहीं है, इज नॉट नॉट अग्रीड, और दोनों के बीच में अभी अग्रीड नहीं। और जो एलओसी है वो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव के साथ दोनों ही पार्टियों के बीच में उसमें सहमति है। ठीक है, इसलिए दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो इस तरीके से अभी इशू चल रहे हैं, और देखने वाली बात हो कि फ्यूचर में दोनों ही देश चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब देखिए, अब देख लेते हैं हम एडिटोरियल वाले पेज पे आज क्या एडिटोरियल के ऊपर डिस्कशन आया है। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है अभी जो हमने देखा कि हमारे भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो जीडीपी आंकड़े आए हैं तो काफ़ी लो हुए हैं, तो उसके ऊपर यहाँ जीडीपी के ऊपर बात की गई है। ठीक है, और ये वाला बात करें किस तरीके से जो अभी आने वाले समय में ऑयल को किस तरीके से कंसिडर करना है उसकी बात की गई है। और यहाँ पर हांगकांग का इशू चल रहा है उसके ऊपर बात की गई है। और यहाँ पर अभी जो कल्चरल चेंज आने वाला है, जो फेस मास्क सब लोग पहन रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब देखिए इस वाले आर्टिकल में भी बात किया गया है कि जो जीडीपी डाटा अंडरलाइन किया गया है इकोनॉमिक चैलेंज कर रहा है कि अभी जो जीडीपी आया है वो क्या बता रहा है कि इकोनॉमी काफ़ी चैलेंज में है, और काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा किस तरीके से जो लॉकडाउन को रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाता है। जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ठीक है, एनएसओ ऑफिस, आपको बता दूं ये एनएसओ ऑफिस पहले एनएसओ ऑफिस नहीं था, अभी इसको मर्ज किया गया है एनएसएसओ और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया और ऑफिस, और ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को मिलाकर अभी एनएसओ बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस ऑफिस ने अभी देखा है कि क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रह रही है। तो इकोनॉमी काफ़ी ख़राब चल रही है। देखिए इकोनॉमी हैज़ स्लोड डाउन कंसिडरेबली, काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और लॉकडाउन से पहले ही काफ़ी स्लो हो गया था, और लॉकडाउन हैज़ मेड दी मैटर और वर्स, यानी और भी ख़राब हो गई है हालत। और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं अप्रैल में देखा हमने वो 38% तक गिर गई है। ठीक है, उसमें 38% तक गिरावट देखने को मिली है जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। अब आगे इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो थर्ड क्वार्टर है अभी फाइनेंशियल ईयर का हमने देखा
जो ओवरऑल जिसकी ग्रोथ सिर्फ 4.2% रही थी, और उसके लास्ट क्वार्टर का जिसमें लॉकडाउन का सिर्फ एक वीक शामिल था, उसमें हमने देखा किस तरीके से अभी ग्रोथ सिर्फ 3% दर्ज की गई है। तो ये फोर्थ क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा मिला है, ठीक है। तो अभी देखने वाली बात होगी जो बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैं, ट्रेड, होटल्स, कम्युनिकेशन, फिर फाइनेंस, रियल स्टेट, ये जितने भी प्रोफेशनल सर्विसेज वाले सेक्टर हैं सभी अफेक्टेड हैं, सभी इस लॉकडाउन से काफ़ी अफेक्टेड हुए हैं और इकॉनमी काफ़ी गिर रही है। देखिए प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ स्लम्प्ड, यानी प्राइवेट कंजम्पशन भी गिरा है लोगों का। 2.7% हो गया, जो फोर्थ क्वार्टर में कितना हो गया है? जो पहले 6.6% हुआ करता था प्राइवेट कंजम्पशन, वो भी सिर्फ 2.7% हो गया है। और जब तक प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी नहीं तब तक कहाँ से डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा कंपनी में, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब जाके कंपनियां कम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और जीडीपी गिरने लगेगी। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ही कंजम्पशन है। अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तभी जाके पूरी इकॉनमी आप कह सकते हो एक बढ़िया पिक्चर दिखाई देगी। तो देखिए ये वही बात बताई जा रही है जो हमने देखा कि अभी किस तरीके से जो इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री है वो 38% गिर गई है अप्रैल में, ठीक है। तो अब देखने वाली बात होगी जो अभी अगले महीने का आएगा उसमें कितना देखने को मिलेगा, कि कितना फॉल देखने को मिलेगा मई वाले महीने में, ठीक है। अब देखिए आगे बताया जा रहा है जो इम्पोर्ट है वो भी हमारा गिरा है, जो नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड वाले इम्पोर्ट है वो भी कम देखने को मिला है। हमने कल देखा था कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारे बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी एफडीआईज और एफपीआईज जो हैं वो अभी कम निकाली जा रही हैं। जो बाहर की विदेशियां इन्वेस्टर्स हैं वो कब पैसे निकाल नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। और हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी कम हो गए हैं क्योंकि इकॉनमी बंद चल रही है, ठीक है। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा भी बढ़ रहा है। और वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि इम्पोर्ट भी अभी काफ़ी गिर गया है। अब देखिए, अब बाकी चीज़ें कैसे बैक टू द ट्रैक आती है वो डिपेंड कर देगा करेगा कि किस तरीके से ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन किया जाता है और किस तरीके से इकॉनमी को रीस्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है हांगकांग की, ठीक है। तो हांगकांग पहले देखते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और अगर हम ईस्ट में देखें तो ये देखिए ये हो गया चाइना। और चाइना से अगर आप थोड़ा सदर्न साइड में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको, तो ये देखिए ये है हांगकांग, ठीक है। ये एशिया का फाइनेंशियल हब माना जाता है, यहाँ पर काफ़ी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये चाइना के अंडर आता है। इसे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का आप कह सकते हो स्टेटस प्राप्त है, क्योंकि ये 1997 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, उससे पहले ये ब्रिटिश के अंडर था, ठीक है। तो उसके बाद से इसको 50 साल के लिए कहा गया था कि इसको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तौर पे रखा जाएगा, और इसके पास सभी लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव पावर्स रहेंगे। लेकिन अभी तो इसी के तहत यहाँ पर चलता है वन कंट्री टू सिस्टम, यानी कंट्री तो एक है, ये आता तो चाइना के अंडर है लेकिन सिस्टम अलग चलता है, ठीक है। लेकिन अभी चाइना इसको ब्रीच कर रहा है और वहाँ पे खुद वहाँ की लेजिस्लेटिव पावर को खुद एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर वहाँ पर काफ़ी अभी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि जो ये इशू चालू है, चाइना है, यूएसए है और हांगकांग है, इनके बीच में एक अभी इशू चालू है, तो इसमें भारत को अपना एस्पेक्ट कैसे लेकर चलना है। तो यहाँ देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया वन कंट्री टू सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है। हांगकांग के लिए जो 1997 में रिलीज़ किया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो अभी जो स्पेशल स्टेटस प्राप्त है हांगकांग को 2047 तक इसके पास प्राप्त रहने की बात की गई थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से जो चाइना है वो अपना वन कंट्री का प्रिंसिपल लाना चाहता है, यानी कि पूरी तरीके से हांगकांग को अपने अंदर ले आना चाहता है और सारी पावर खुद एक्वायर करना चाहता है, ठीक है। और अभी हमने देखा कि चाइना क्या ला रहा है, वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ ला रहा है हांगकांग में, ताकि वहाँ पे जो भी आप कह सकते हो कि एंटी चाइनीज़ एक्टिविटीज़ हो उसके अगेंस्ट में चाइना कार्रवाई कर सके, ठीक है। तो ये वहाँ की इंडिपेंडेंसी को आप कह सकते हो हर्ट करता है। तो वॉशिंगटन यानी यूएसए ने अभी एक प्लान बनाया है कि जो स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है हांगकांग को, जिसके तहत आप कह सकते हो उसको काफ़ी प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है यूएस द्वारा, वो सभी स्पेशल स्टेटस अभी यूएस जो है कैंसिल कर देगा, रिपील कर देगा। तो फिर जितने भी प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग मिलती थी हांगकांग को वो अफेक्टेड हो जाएगी और वहाँ की इकॉनमी गिरने लगेगी। अगर चाइना जो है पूरी तरीके से ऐसे ही बिहेव करता रहा और हांगकांग को अपने अंडर लेने की कोशिश करता रहा, तो ये अभी यूएसए का पॉइंट है, यूएसए इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। और देखिए हांगकांग और भारत का क्या रिलेशन है, तो देखिए हांगकांग में भी भारत के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द इंडिया हैज़ साइजेबल इंडियन कम्युनिटी ऑफ नियरली 40,000 इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर है, और काफ़ी ट्रेडिंग एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है हांगकांग और भारत, ठीक है। इसलिए भी भारत को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना होगा कि इस तरीके से वो अपना इंटरेस्ट लेके चल सकता है। अभी जो इशू चल रहा है चाइना यूएसए और वहाँ के जो यंग प्रोटेस्टर हैं उनके बीच में,
अब देखिए आगे वाले आर्टिकल की बात करते हैं, आगे क्या बात की जा रही है। देखिए ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहा है कि जो ऑयल है, ऑयल को, जैसे कि आप सब जानते हैं भारत एक इंपोर्ट ऑयल के टर्म में एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। हमें ऑयल इंपोर्ट कराना ही पड़ता है, एनी हाउ हम कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है। तो अब पोस्ट कोविड क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ड्यूरिंग द कोविड क्या हुआ था कि काफ़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिली थी ऑयल के प्राइजेस में। हमने देखा था जो वेस्ट टेक्सास वाला ऑयल था जो यूएसए का, वो तो नेगेटिव में चले गया था, यानी वो सामने वाले को पैसे दे रहे थे और कह रहे थे ऑयल लेके जाओ, ठीक है। तो अभी पोस्ट कोविड क्या सिनेरियो रहेगा, ये जस्ट इन केस बहुत सारी प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी और उस तरीके से आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो उसी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि पोस्ट कोविड के जो भी सिनेरियो होंगे उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जस्ट इन केस पॉलिसी मोड लेकर आपको सभी एस्पेक्ट, सभी पहलू सोचने होंगे और उस हिसाब से कि क्या रेट हो सकता है ऑयल का और हमें कितनी आवश्यकता है, क्योंकि हम तो एक एनर्जी के लिए डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो हमें तो बट ऑब्वियस है कि एनी हाउ ऑयल मंगाना ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है कि कितना ऑयल मंगाना चाहिए और हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी 11 दिनों के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, तो क्या उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए बोला गया है कि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है करंटली वो 11 डे के लिए हम रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब ऑयल लाते हैं स्टोर करने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो क्या हम उसको 70 से 100 दिन के लिए बढ़ाएं, या फिर अगर बढ़ा दिया और फिर बाद में इंपोर्ट करके रख लिया, हो सकता है फ्यूचर में और रेट गिर जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो सारे ही एस्पेक्ट आपको सोचने होंगे कि क्या 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 पॉसिबल वेज हो सकते हैं और उस तरीके से आपको पॉलिसी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे का आर्टिकल क्या बात करते हैं। देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है अभी जो कल्चरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से अभी फेशियल मास्क का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है ताकि फेशियल हाइजीन मेंटेन हो सके, और जो आप कह सकते हो पार्टिकल्स हैं जो बोलते समय मुंह से निकलते हैं वो दूसरे तक ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं। कोई बात करेगा तो एक्सप्रेशंस आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगी क्योंकि सभी के चेहरों पे मास्क लगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के पोस्ट कोविड सिनेरियो आपको देखने को मिल सकते हैं। इनविजिबिलिटी ऑफ द फेस की बात की गई है कि फेस छुपा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बात कर रहा है कि अभी जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, ठीक है, उसकी तारीफ की गई है यहाँ पर कि जो जो चीज़ें अभी ड्यूरिंग द कोविड किए गए हैं, बोला गया है कि लॉन्ग वेटेड जितनी भी चीज़ें हम पहले से वेट कर रहे थे उसको ड्यूरिंग द कोविड काफ़ी कुछ पूरा कर दिया गया। तो जो भी रिफॉर्म्स अभी लाए गए हैं, जो देखिए आत्मनिर्भर पैकेज लाया गया था जो 20 लाख करोड़ का, जिसमें सेल्फ रिलायंट भारत की बात की गई थी, ठीक है। उसमें 5 पिलर की बात की गई थी, इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डेमोग्राफी यानी कि जो अब पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी बात की गई थी, और डिमांड, इन सब के ऊपर बात की गई थी। तो जितने भी लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म थे एग्रीकल्चर में, लेबर सेक्टर में, इंडस्ट्री में, सभी के ऊपर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया और काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है। और जो अभी आईएमएफ है उसने अभी क्या पॉलिसी ट्रैकर पब्लिश किया है, ठीक है, पॉलिसी ट्रैकर, जिसके तहत उसने सभी कंट्रीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग की है कि किसने कैसा मेजर्स लिया है कोविड 19 के इस इफेक्ट से डील करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी यूनाइटेड नेशन की 193 कंट्रीज़ हैं उसके मॉनिटरिंग की है आईएमएफ ने, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि जैसा कि भारत को बताया जा रहा था कि 10% ऑफ द जीडीपी का खर्चा किया गया है, लेकिन क्रिटिक्स कह रहे थे कि लोन वगैरह को अगर हटा दिया जाए तो ये 1 या 1.5% ऑफ द जीडीपी ही है सिर्फ, ठीक है। तो अभी अगर हम आईएमएफ की ये पॉलिसी ट्रैकर वाली बात पे जाएं तो ये कह रहे हैं कि ये कम से कम 3.5% ऑफ द जीडीपी तो खर्चा हुआ ही है, ठीक है। और एडिशनल जो स्टेट गवर्नमेंट को आप कह सकते हो कि फैसिलिटी दी गई है कि वो 0.5% ऑफ द जीडीपी खर्चा कर सकते हैं, तो उसको ले लिया जाएगा तो 4% ऑफ द जीडीपी हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, जितना क्रिटिक्स कह रहे हैं कि सिर्फ 1% है तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए बोला गया जो G24 डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उन्होंने उनका एवरेज अगर देखोगे तो सिर्फ 3.6% है। तो इस हिसाब से भारत ने काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो कि स्टेप लिया है। और जो रिच नेशंस है जैसे जापान वगैरह, उन्होंने ज़्यादा स्पेंड किया है क्योंकि वो स्पेंड कर सकते हैं। भारत उतना अभी इकॉनमी वाइज उतना आगे है नहीं, ठीक है। जहाँ पे जापान का एग्जांपल दिया गया कि जापान ने 21% ऑफ द जीडीपी खर्चा किया है, लेकिन उसने भी जो लोन्स है, जो क्रेडिट गारंटीज हैं, जिसका क्रिटिक्स यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उसने भी ये सब रूट्स अपनाए हैं, लोन्स दिए हैं, क्रेडिट गारंटीज दिए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कैश ही कैश दिया है, ठीक है।
एमएसएमईज की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो 100% अभी क्रेडिट गारंटीज करने की बात की गई है कि जितने भी लोन दिए जाएंगे उसके 100% क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर चेंज लाया गया है एमएसएमई को रिलीफ देने के लिए। इससे काफ़ी एमएसएमईज को हेल्प मिलेगी। जो रेपो रेट्स हैं उनको चेंज किया गया है, 4% लाया गया है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, देखिए, एक आरबीआई है और एक कमर्शियल बैंक है। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेती है तो उसे रेपो रेट कहा जाता है, और जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। इसी का यूज़ करके हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाते हैं और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से आप कह सकते हो कि हम चेंज करते हैं कि हमें कितना इन्फ्लेशन रखना है, कितना डिफ्लेशन रखना है, उससे लड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी फार्मर्स के लिए भी काफ़ी स्कीम्स लाई गई थी। जो एपीएमसीज है उसको चेंज किया गया है। अब फार्मर किसी को भी अपने सप्लाई सेल कर सकते हैं, और जितने भी कह सकते हो आपकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 थी, जिसके तहत जो स्टोरेज की लिमिट थी उसको भी हटा दी गई थी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, बहुत सारे फार्मिंग प्रोड्यूसर्स पे। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ चेंजेस लाया गया है, और जितने भी अवेटेड रिफॉर्म्स हैं उसमें काफ़ी कुछ अभी इस कोविड के टाइम पे ही पूरा कर दिया गया है। ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं सिविल एविएशन सेक्टर की तरफ से, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर बात की कि किस तरीके से सिविल एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज आया है। पहले जो ये इंडस्ट्री काफ़ी महंगी हुआ करती थी, तो इस गवर्नमेंट ने यहाँ पर आकर इसको आप कह सकते हो कि हर एक इंडिविजुअल के बजट में पहुंचे उसकी कोशिश की है। तो उड़ान स्कीम की यहाँ पर बात की गई है, जो उड़े देश का आम नागरिक है, जिसके तहत ट्राई किया गया था कि नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं वो भी हवाई यात्रा कर सकें, ठीक है। तो काफ़ी आप कह सकते हो बजट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी लॉकडाउन 5.0 स्टार्ट किया गया है, जिसको 30 मई से अनाउंस किया गया है। तो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन अभी दी गई है, और 25 मई से जैसे एयर सर्विसेज चालू करने की बात की गई, जिसमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रैवल अलाउ कर दिया गया है। तो अब हो सकता है कि जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री थोड़ी बहुत स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो जो प्री कोविड इंडिया था वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट था इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट कौन है, भारत है। ये प्री कोविड की बात की जा रही है, और हमने बहुत सारे इसमें काम किए थे। ऐसा नहीं थी कोविड में पूरी टाइम ही बंद था। जैसे मिशन लाइफ लाइन उड़ान कंडक्ट कराया गया था, जिसके तहत जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो विदेशों से लाना ले जाना वो सब काम किया गया था, ठीक है। फिर कैरिंग क्रिटिकल मेडिकल रिलेटेड कार्गोज, ये सब किया गया था मिशन लाइफलाइन उड़ान के तहत। फिर वंदे भारत मिशन हमने चलाया, जिसके तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को हमने वापस लेकर आया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 25 मई से हमने सर्विसेज जो एयरलाइंस की वापस चालू कर दी गई, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी जितने भी स्टेट्स और सेंटर हैं सब मिलकर कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी चेंजेस अभी देखने को मिले हैं सिविल एविएशन इंडस्ट्री में। और अभी जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया है उसने भी अभी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भी सिविल एविएशन इंडस्ट्री में आए, और आप कह सकते हो कि एक डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। और देखिए, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है अभी कि किस तरीके से भारत की आलोचना की गई है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम द्वारा। उन्होंने भारत को रखा है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है, इनके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में काफ़ी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऑथर ने यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया है सरकार का, किस तरीके से यहाँ पर एंटी मुस्लिम जो भी स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे 2002 गुजरात कार्नेज की भी बात की गई थी, उस समय भी भारत को कंट्री ऑफ ए पर्टिकुलर कंसर्न में रखा गया था यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर, ये चेक रखता है सभी आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड की कौन सी कंट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रही है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, ठीक है। क्या वहाँ पर कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें ये जो कमीशन ये उसके ऊपर चेक रखता है, ठीक है। तो अभी देखिए भारत में क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ के जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं उनको भारतीय नागरिकता देने की बात की गई है, और 370 को एब्रोगेशन ऑफ 370 की बात की गई है। तो ये सारे जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, और जो जम्मू कश्मीर में अभी सिविल लिबर्टीज़ का भी हर्ट हो रहा है, जैसे कि वहाँ पर 4G सर्विसेज को बंद किया गया है, और जो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न असम में लाया गया था, ठीक है। जिसके तहत जो 1971 से पहले 24 मार्च 1971 से
पहले जितने भी लोग आए थे उनको वहाँ पर सिटीजन माना जाता है, लेकिन उसके बाद जो आया था उसको वहाँ पर सिटीजन नहीं माना जाता है। तो उसमें भी बहुत सारी आप कह सकते हो कि हिंसाएं देखने को मिली, और इसको भी ऑल ओवर इंडिया लागू करने की बात की गई थी कि जो एनआरसी जो हमने आसाम में लागू किया था उसको भी ऑल ओवर इंडिया भी हम अब लागू करेंगे, ठीक है। तो ये सब जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं इसमें एंटी मुस्लिम काफ़ी चीज़ें हुई हैं, ऐसा इस कमीशन का कहना है, ठीक है। अब देखिए बोला गया है कि जो सीपीसी है, कंट्री ऑफ ए पर्टिकुलर कंसर्न, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि जो पर्टिकुलर कंट्री है उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप कह सकते हो सभी सिविल राइट्स मिलते नहीं, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। और यहाँ पर यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी आप कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म किया गया है कि उन्होंने काफ़ी आप कह सकते हो कि संवेदनशील कमेंट्स दिए थे कि ऐसे कमेंट दिए थे जिसके तहत हिंसा हो सकती है, ठीक है। और जो लिंचिंग काउ स्लॉटर को लेकर काफ़ी मॉब लिंचिंग भी देखने को मिली। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो उन्होंने रेस किया है, इसके ये सब पॉइंट को कंसिडर करके ही भारत को कंट्री ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर कंसर्न में डाला गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रीडम ऑफ द प्रेस इंडेक्स की भी बात की गई है कि किस तरीके से भी भारत का रैंक इसमें क्या है 142 है। तो यहाँ पर प्रेस फ्रीडम को भी कम रैंकिंग दी जा रही है। तो ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया गया है इसमें। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस की भी बात की गई है, एक केस की बात की गई जो 1977 में जजमेंट दिया गया था। रेव टेनिस लॉस हेल्ड लॉज वॉज टर्म बाय द इंडियाज मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट एच एम सरवाई। सरवाई ने क्या बोला था? प्रोडक्टिव ऑफ ग्रेट पब्लिक मिसचीव, ठीक है। ये प्रोडक्टिव ऑफ ग्रेट पब्लिक मिसचीव है जो भी चीज़ें, ये एंटी रिलीजन होता है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 25 की बात की गई कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो फॉरेनर को भी राइट देता है कि वो यहाँ पर ना केवल सिर्फ प्रोफेस या प्रैक्टिस करे बल्कि प्रोपागेट भी कर सकता है अपना रिलीजन, ठीक है। जब फॉरेनर को इतनी राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है तो यहाँ के सिटीजन के अगेंस्ट में ही क्यों इतनी डिस्क्रिमिनेशन है? तो वही यहाँ पे ऑथर का कहना है कि एनआरसी वगैरह को ड्रॉप करिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट वगैरह को, जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके तहत हिंसा हो सकती है उसको ऊपर वापस से विचार करिए ताकि चीज़ें को शांति में लेके जाया चला जा सके, ठीक है। तो ये तो हो गया सारा एडिटोरियल वाला सेक्शन। अभी न्यूज़ सेक्शन देखते हैं। देखिए पहली बात बताई जा रही है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं उनको भी अपडेट करके G10 या G11 करने की बात की जा रही है। तो जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने कहा है कि अभी जो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ को कंसीडर करेंगे और जो G7 है उसको G10 या G11 बनाएंगे। देखिए G10 या G11 डिपेंड करता है रशिया के ऊपर, ठीक है, क्योंकि रशिया पहले G7 पहले G8 हुआ करता था, लेकिन जब क्रीमिया वाला इशू हुआ तो रशिया को इसमें से निकाल दिया गया और ये फिर से G7 हो गया। लेकिन अब अगर रशिया इसमें आएगा और बाकी कंट्रीज भी आएंगी तो ये G10 या G11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये फ्यूचर में ये ग्रुप कैसे बन पाता है। और अगर बात करें G7 कंट्रीज़ की तो इसमें कौन कौन आता है? देखिए यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, जापान है, ये सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। ये सारे ही डेवलप्ड नेशन हैं। और देखिए अभी बात की जा रही है कि जो कोविड-19 है उसको भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में लाया जाएगा। जो ईडीआई है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है हमारे भारत का, वो अभी कोविड के लिए भी इंश्योरेंस का स्कीम लेके आएगा, कोई प्रोडक्ट लेके आएगा। और ये देखिए ये जिसके ऊपर हमने आर्टिकल डिस्कस किया, जो अभी नासा के जो दो एस्ट्रोनॉट हैं, रॉबर्ट बैनकेन और कॉल डॉगलस, इन्होंने जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर यात्रा की है, जो एलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है उसकी मदद से, ठीक है। और देखिए नेपाल में अभी जो नया मैप लाया गया है जिसमें जो तीन रीजन है, काला पानी है, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा है, ये वाले रीजन को उन्होंने अपनी टेरिटरी में दिखाया है। तो वहाँ के पार्लियामेंट में अभी बिल लाया गया है जो वहाँ के पीएम है केपी शर्मा ओली द्वारा। तो देखते हैं वहाँ की सरकार या फिर वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लेजिस्लेचर है, वो क्या डिसीजन लेती है। और अगर वर्ल्ड के पेज पे देखें तो यहाँ पर देखिए अभी यूएसए में क्या चल रहा है, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वहाँ पर एक अफ्रीकन अमेरिकन जो कि एक ब्लैक थे, उनकी डेथ हो गई थी पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो उसको लेकर काफ़ी वहाँ पर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यूएसए में ब्लैक्स के अगेंस्ट काफ़ी रेसिज्म होता है, ठीक है। तो वहाँ का एक स्टेट है मैनीपोस्टे, ठीक है, जहाँ वहाँ पर एक शहर है मैनीपोलिस शहर, ठीक है। यहाँ की पुलिस ने जो एक जॉर्ज फ्लॉयड करके नामक एक व्यक्ति थे, उनकी हत्या हो गई जब वो उनकी कस्टडी में थे, ठीक है। तो वो एक वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ है, तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर जो ट्रम्प हैं उनके भी काफ़ी संवेदनशील कमेंट्स आए हैं।
तो उसको लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सिचुएशन बिगड़ रही है। कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ पर अभी काफ़ी प्रोटेस्ट छाया हुआ है। देखिए वहाँ के लोग जो हैं चैंट कर रहे हैं कि आई कांट ब्रीथ, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बोलते हुए सुना जा रहा है कि वो कह रहा है कि आई कांट ब्रीथ, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने अपनी, आप कह सकते हो कि घुटने उसकी गर्दन पे रख दिए, जिससे उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके की वहाँ पे अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब यहाँ देखिए, जो पाकिस्तान में एक देखने को मिला है कि जो मॉब लिंचिंग में एक पश्तून यूथ है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो वहाँ पर ये एक इशू देखने को मिला है। जो पाकिस्तान में जो शिया हज़ारा एक कम्युनिटी है, ठीक है, ये कम्युनिटी और पश्तून कम्युनिटी वहाँ पर माइनॉरिटी में है। ठीक है, और जो तालिबान है, अफगानिस्तान के तालिबान, वो भी पश्तून है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि दोनों ही पश्तून हैं, और पाकिस्तान और तालिबान के अभी रिलेशन डिपेंड करते हैं किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर। काफ़ी जो हमारा इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फ्यूचर में कैसा सिचुएशन रहेगा वो डिपेंड करने वाला है। और देखिए अभी जो अफगानिस्तान में एक और टेरर अटैक देखने को मिला है कि जो इस्लामिक स्टेट है उसने जो एक बॉम्ब अटैक हुआ है उसको क्लेम बोला है कि ये मैं उन्होंने कराया है। ठीक है, तो वहाँ पर आए दिनों अभी देखने को मिल रहा है किस तरीके से अटैक हुए जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एफपीआई डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट 27,500 करोड़, इतने रुपए एफपीआई के तौर पर भारत में अभी आए हैं। ठीक है, तो देखिए जब कोविड चल रहा था तो हमने देखा था कि बहुत सारा एफपीआई हैं जो वो वापस निकाल रहे थे, इन्वेस्टर जो है पैसे वापस भारत से निकाल रहे थे। लेकिन अभी सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तो अभी और भी एफपीआईज आ रहे हैं भारत में। अभी 27,500 करोड़ एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भारत में आया है। ठीक है, तो इतना ही था आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस में। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम कल की वीडियो में। चलिए, शुक्रिया।